चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हमने देखा कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप था वो एक सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट तक ही मैग्नीफिकेशन कर पा रहा था। अगर मुझे उससे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन अगर चाहिए तो हमें उस हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप का हल्का फुल्का मॉडिफाई भी करना पड़ेगा, और उसका जो मॉडिफिकेशन है दैट इज नोन एज अवर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आप ही मान के चलना कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है ये जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है। इसमें दो लेंस पड़े होंगे, पहले लेंस से जो इमेज बनेगी वो अगले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। इसकी जो थ्योरी है या फिर जो सवाल है, आप अगर ये मान के चलें कि जैसे हमने सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के सवाल किए थे पहले, बिल्कुल वैसे से ही हैं, तब भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, बड़े आराम से सारे के सारे काम बन जाएंगे। तो चलिए बेटा मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। दो लेंसेज यूज़ करने बेटा, दोनों के दोनों लेंस आपके पास कॉन्वेक्स लेंस होने चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस मतलब बेटा कुल मिला के कहने का मेरा अर्थ है कि जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव हो, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस वुड बी बेटर वर्ड, बट ठीक है कॉन्वेक्स लिख दिया, ठीक। एयर में तो कॉन्वेक्स है ना। फोकल लेंथ जितनी छोटी हो उतनी अच्छी है। उन दोनों लेंसेज में एक लेंस ऐसा होगा जिसको मैं ऑब्जेक्ट के नज़दीक रखूंगा, जिससे मैं ऑब्जेक्ट के नज़दीक रखूंगा उसका नाम निकाल दूंगा मैं ऑब्जेक्टिव लेंस। उसकी फोकल लेंथ और अपर्चर छोटा होना चाहिए। एक होगा बेटा हमारे पास आई पीस, नाम से भी आइडिया लग गया होगा कि उसको हम नियर आई रखेंगे, आई के पास में रखेंगे, और इसका अपर्चर और इसका जो फोकल लेंथ है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, रिलेटिवली इससे बड़ा होगा, इससे हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस से रिलेटिवली बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, देखिएगा क्या कहानी है, क्या इसकी थ्योरी है, आराम से सुनिएगा। ये मेरे पास एक लेंस है बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी फोकल लेंथ मैंने ले रखी है FO। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस। इससे कुछ दूरी पर बड़ा हमारा आई लेंस है, और आई लेंस की बड़ा फोकल लेंथ मैंने FE लिखी है क्योंकि बड़ा ये आई पीस के बड़ा आई के आसपास है, तो इसे हम आई पीस कहेंगे, और ये हमारा आई पीस है, इसे हम आई पीस कहेंगे। इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है बड़ा किस किस की, दोनों लेंसेज के बीच का जो सेपरेशन है इसे हम लेंथ ऑफ ट्यूब कहेंगे, कैपिटल L से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज लेंथ ऑफ ट्यूब दैट इज कैपिटल L। अब आराम से इसमें आंसर मेरी बात सुनना। इस ऑब्जेक्टिव लेंस से कुछ दूरी पर बड़ा आपको ऑब्जेक्ट रखना है। कोशिश करना कि बड़ा जो ऑब्जेक्ट है उसको आप F से 2F के बीच में रखो, F से 2F के बीच में रखो। लेट्स से बड़ा ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, इसकी जो हाइट है बड़ा लेट्स से इट इज H। ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज बड़ा तुम जानते हो रियल बनेगी और एनलार्ज बनेगी। मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को याद होगा कन्वर्जिंग लेंस के केस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से F से 2F के बीच में होती है तो रियल इमेज बनती है, इन्वर्टेड बनती है लेकिन एनलार्ज्ड बनती है। तो इससे जो रेज हैं वो रिफ्रैक्ट होने के बाद यूं जाएंगी बेटा ऐसे, ऐसे जाएंगे। ये आपके पास आएगी इसकी इमेज बड़ा, दिस इज योर B डैश बड़ा, दिस कम्स आउट बी A डैश। ये वाली हाइट हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं बड़ा, अगर ये हाइट अगर H है तो बड़ा दिस कम्स आउट बी H डैश। ये वाली हाइट निकालना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, वी नो इट वेरी वेल कि H डैश अपॉन H इज बेसिकली ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ दिस बड़ा, क्या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ दिस लेंस। इस लेंस का जो भी आपका बड़ा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन था बड़ा, वो आई रियली होप बड़ा समझ में आ गया होगा। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का वैसे मैं फॉर्मूला वगैरह याद था बड़ा, फॉर्मूला होता है F अपॉन F प्लस U। बड़ा फॉर्मूला क्या होता है F अपॉन F प्लस U। ये जो ऑब्जेक्ट है बड़ा, ये लेंस से मान लीजिए कुछ ना कुछ डिस्टेंस दूर है, UO बड़ा, O इसलिए क्योंकि बेटा मैंने इसको ऑब्जेक्टिव लेंस से डिस्टेंस लिखी है। इमेज बड़ा यहाँ कहीं बन गई बड़ा, दिस डिस्टेंस कम्स आउट विद लेट्स से VO। यहाँ से आप कह सकते हो कि बड़ा दिस विल बी F अपॉन F। U की वैल्यू बड़ा, U की वैल्यू विल बी ऑफ कोर्स माइनस U नॉट बड़ा, माइनस क्यों,
ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस। मैं तो ये वीओ भी निकाल सकता हूँ, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या होगा, यहाँ पर बेटा फिर से ऐसे इस वाले लेंस से फिर से रिफ्रैक्शन होगा, ऐसे रिफ्रैक्शन फिर से होगा। ये रिफ्रैक्शन जब होगा तो इस रिफ्रैक्शन के बाद कोई ना कोई आपकी फाइनल इमेज बनेगी ऐसे। ये बेटा आपके पास कोई ना कोई फाइनल इमेज बनेगी ऐसे। लेट्स से ये आपके पास लेट्स से फाइनल इमेज बन गई है बेटा। लेट्स से दिस कम्स आउट विद बी डैश, बेटा मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर खींच दिया, दिस कम्स आउट विद ए डैश। तो ये जो बी डैश ए डैश होगा ये हमारी आई के ऊपर कोई ना कोई एंगल सबस्टेंड करेगा। लेट्स से बेटा दिस एंगल सबस्टेंड इज नोन एज थीटा। हमने डिफाइन कर रखा है कि मैग्निफिकेशन इज सिंपली डिफाइंड एज, बेटा मैग्निफिकेशन इज सिंपली डिफाइंड एज कि ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बाद फाइनल इमेज ने हमारी आंख पर कितना एंगल सबस्टेंड किया, डिवाइडेड बाय थीटा नोट। सर थीटा नोट क्या है? ये सेम ऑब्जेक्ट, ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं हमारी आई से कितना दूर रख दूं, कैपिटल डी डिस्टेंस दूर रख दूं, तो ये कितना एंगल सबस्टेंड करेगी नेकेड आई पे, दैट इज योर थीटा नोट। और इस तरीके से हम बड़े आराम से मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो सिंपल सिर्फ और सिर्फ बड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का सवाल है, उससे ज़्यादा कोई इसके अंदर बात है ही नहीं। इसमें अगेन बड़ा दो केसेस हैं जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट और एक मेरा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। दोनों हम आराम आराम से इत्मीनान से देखते हैं। बड़ा आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे ए बी, ये ऑब्जेक्ट बड़ा मैंने इस ऑब्जेक्टिव लेंस के पास में रखी है, इसकी इस लेंस से जो दूरी है बड़ा मैं उसको यू नॉट लिख रहा हूं, चलेगा? ये ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा ये आपका आई पीस, और आई पीस के जस्ट पास में बड़ा आपकी आई है ऐसे। बड़ा इतनी बड़ी आई नहीं है, वैसे दिखाने के लिए ऐसे बोल रहा हूं, बड़ा ये आई यहां पर है, ठीक। ये ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इसकी इमेज बनेगी, बड़ा बना देंगे इमेज, कोई बहुत बड़ा टास्क थोड़ी है इमेज। अच्छा बेटा इस ऑब्जेक्ट को रखना कहां से कहां है? एफ नोट से 2F नोट के बीच में। तो जो इमेज बनेगी बेटा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, रेज आएंगी ऐसे, और रिफ्रैक्शन होने के बाद बेटा रेज जाएंगी ऐसे, रेज जाएंगी ऐसे, आराम आराम से इत्मीनान से बातें सुनना। ये लीजिए बेटा मेरे पास ये इमेज बन गई बेटा, दिस इज बी डैश, बेटा दिस कम्स आउट टू बी ए डैश। ये वाला जो डिस्टेंस है बेटा मैं इस डिस्टेंस को एक बार के लिए बोल रहा हूँ वी। बेटा वीओ निकालना हमारे लिए बाएं हाथ तक खेल है। इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, रेज आ रही है इस तरफ, ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस। 1/v -1/u, बेटा u की वैल्यू u नॉट नहीं बेटा माइनस u नॉट इज इक्वल्स टू 1/f नॉट। बेटा इससे मेरे पास आ गया 1/v नॉट इज इक्वल्स टू 1/f नॉट माइनस 1/u नॉट। बेटा इससे मेरे पास v नॉट की वैल्यू आ गई है। प्यारे बच्चों क्या वैल्यू आ गई मेरे पास v नॉट की? दैट इज f नॉट u नॉट अपॉन बेटा ऑफ कोर्स u नॉट माइनस f नॉट। ले बेटा दिस इज f नॉट u नॉट अपॉन u नॉट माइनस f नॉट। अब मेरी बात ढंग से सुनना, ये जो इमेज है इसकी हाइट भी मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं, मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं। सर कैसे लिखोगे? बेटा ये वाली अगर हाइट लिखनी है तो तुम जानते हो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हुआ करता था लेंस के लिए, और वो फॉर्मूला हुआ करता था मेरे प्यारे बच्चों v/u। बेटा v की वैल्यू कितनी है? v नॉट। u की वैल्यू कितनी है? u की बेटा वैल्यू u नॉट नहीं है बेटा माइनस u नॉट। और जैसे मैंने इसमें वैल्यूज रखी बेटा मेरे पास ये बड़े आराम से आ गया माइनस f नॉट अपॉन u नॉट माइनस f नॉट, एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा मैं ऑब्जेक्ट की हाइट एक बार के लिए h मान लेता हूं। इससे मेरे पास ऑफ कोर्स हाइट ऑफ इमेज आ गई। लेकिन नॉर्मल एडजस्टमेंट में आप लोग जानते हो कि हमारी आईज को फाइनल इमेज जो है बेटा वो कहां नजर आती है? इन्फिनिटी पे। और हमारी जो आई होती है वो बिल्कुल रिलैक्स होती है। बेटा हमारी जो आई होती है बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होती है, बिल्कुल रिलैक्स होती है।
अब हमारी आई पर रेज इंफिनिटी से तभी आएंगी जब ये लेंस जो है वो इस ऑब्जेक्ट का, सर ये ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, ये रेज यूं आई, ये रेज यूं आई, ये रेज जो आई है इस तरीके से, ये जो रेज आई हैं इस तरह से, दिस इज द इंसिडेंट रे ऑन दिस लेंस। इंसिडेंट रेज जो आई है उन सबका इंटरसेक्शन पॉइंट बेटा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। सो इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, और अगर ये ऑब्जेक्ट एफ ई डिस्टेंस दूर है, अगर ये एफ ई डिस्टेंस दूर है तो बेटा ये रेज हो जाएंगी इस तरह से पैरेलल, और जैसे बेटा ये रेज पैरेलल हो जाएंगी तो हम जानते हो बेटा ये पैरेलल रेज हम कहां से आती हुई मानते हैं बेटा, कहां से, इन्फिनिटी से आती हुई मानते हैं। फिर भी चलो मैंने बेटा इन्फिनिटी पे मैंने ऐसे मान लिया हल्का फुल्का, लेट से बेटा दिस इज बी डबल डैश, बेटा दिस कम्स आउट टू बी ए डबल डैश। ये जो इन्फिनिटी से बेटा आपने जो ऑब्जेक्ट रखी बेटा कुछ ना कुछ एंगल आपकी सबटेंड करेगी। ये बड़ा आपका ऐसे ऐसे, और ये बड़ा आपका कुछ ना कुछ एंगल ऐसे यू सबस्टेंड करेगी। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। निकाल लेंगे हम ये एंगल कोई बहुत बड़ा, लेकिन बड़ा इमेज कहाँ नजर आएगी, मुझे इन्फिनिटी पर नजर आएगी, हमारी आंखें बिल्कुल रिलैक्स्ड रहेंगी, बिल्कुल रिलैक्स्ड। यहां से मुझे दो बातें पता लग गई। पहली ये कि लेंथ ऑफ ट्यूब की जो लंबाई है बड़ा दैट विल बी एफ ई प्लस दिस एफ नॉट यू नॉट अपॉन 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 यू नॉट माइनस एफ नॉट। बड़ा एफ नॉट क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ। बड़ा यू नॉट क्या है कि ऑब्जेक्टिव लेंस से आपने कितना दूर ऑब्जेक्ट को रखा है, प्लस ऑफ कोर्स एफ ई। एफ ई मेरे प्यारे बच्चों क्या है, एफ ई बड़ा ऑफ कोर्स फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। सर मैग्निफिकेशन क्या होगा, बड़ा मैग्निफिकेशन सोच लेंगे। मेरे ख्याल से बड़ा मैग्निफिकेशन इतना बड़ा काम है नहीं। मुझे पता है कि मैग्निफिकेशन इसने भी किया है और मैग्निफिकेशन इसने भी किया है, दोनों ने मैग्निफिकेशन किया है। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि नेट मैग्निफिकेशन विल बी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मल्टी, इसका तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और इसका बड़ा वो अपना एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन को मैं इसे एम थीटा लिख देता हूं। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बड़ा हम पहले से निकाल चुके हैं, दैट इज माइनस एफ नॉट अपॉन 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 मेरे प्यारे बच्चों यू नॉट माइनस एफ नॉट टाइम्स 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 इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन। अरे बेटा याद कर, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले केस के अंदर सिंपल माइक्रोस्कोप का हम लोगों ने एंगुलर मैग्निफिकेशन याद कर रखा था। क्या याद कर रखा था, डी अपॉन फोकल लेंथ। अरे भाई इसकी फोकल लेंथ है थोड़ी, बड़ा इसकी फोकल लेंथ तो एफ ही है। मेरे बच्चों आपको याद था ना, ये वाला हमने पहले से याद कर रखा कि नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले केस के अंदर इसका जो एंगुलर मैग्निफिकेशन आता है वो आता है डी अपॉन एफ। दिस इज द आंसर। बड़ा ही आपका मैग्निफिकेशन आ गया। सर मैग्निफिकेशन तो कुल मिलाकर नेगेटिव आया, हाँ बेटा नेगेटिव आना भी चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्चुअली ऊपर है और हम उसको देख किधर पा रहे हैं, नीचे। लेकिन इस एंगुलर मैग्निफिकेशन के नेगेटिव आने से, नेट मैग्निफिकेशन के नेगेटिव आने से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। भाई हम इस तरह के कंपाउंड माइक्रोस्कोप से किसको देख रहे होंगे, बैक्टीरिया को देख रहे होंगे या बड़ा किसी इंसेक्ट को देख रहे होंगे, तो अगर हम उसको उल्टा देख भी लेंगे तो बुरा थोड़ी मान जाएगा कि मुझे उल्टा क्यों देख रहे हो। तो इसलिए कोई खास फर्क इसके अंदर नहीं पड़ता। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद हो रहे हैं तो बड़ा बेसिक से सोचना पड़ेगा, और अगर फॉर्मूला याद रख लोगे तो सेट वैल्यूज रखनी है और बिल्कुल चिल रहना है। कई बार बड़ा जो आंसर होता है वो बिना माइनस साइन के दे रखा होता है तो वो चलेगा। ये कहानी थी बेटा किसकी, नॉर्मल एडजस्टमेंट की। अब मैं बता रहा हूं कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन किस केस में आएगा। आराम से इत्मीनान से बड़ा सुनना। मैंने पहले तो बड़ा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रख दी है यहां पर जिसकी हाइट है लेट्स से h, उसको मैंने यहां लेंस से u नॉट डिस्टेंस पर रख दिया है। इस ऑब्जेक्ट से मेरे प्यारे बच्चों रेज आ रही है इस तरीके से। जो रेज इस तरह से आ रही हैं बड़ा वो रिफ्रैक्शन के बाद जाएंगी ऐसे, वो रिफ्रैक्शन के बाद जाएंगी ऐसे। यहां कहीं बड़ा आपके पास आ जाएगी इमेज, बड़ा यहां कहीं आपके पास आ जाएगी बड़ा इमेज। बड़ा दिस कम्स आउट टू बी बी डैश, बड़ा दिस कम्स आउट टू बी ए डैश। इसकी हाइट h तो इसकी हाइट h डैश। ये इमेज कहां बनेगी, बड़ा कुछ ना कुछ VO डिस्टेंस दूर बनेगी। ये VO वैसे तो हम निकाल लेंगे लेकिन हमने याद भी कर रखिए बड़ा कितनी, एफ नॉट यू नॉट अपॉन यू नॉट माइनस एफ। लिख देता हूं, दैट इज इक्वल्स टू एफ नॉट यू नॉट, ये बड़ा u है,
एफ नॉट यू नॉट अपॉन यू नॉट माइनस एफ नॉट। कोई बच्चा बोलते हैं सर नहीं याद हो रहा, अबे मुझे कौन सा याद है, लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता होगी तो इमेज की पोजीशन खुद ही पता कर लोगे। अब जरा ध्यान से देखना, ये रेस गिर रही है किस पे किस पे किस पे किस पे, लेंस पे, किस पे, आईपीस पे। तो इस लेंस के लिए ये अब ऑब्जेक्ट है, और अब ये जो लेंस है कोई ना कोई इमेज बनाएगा, अच्छी बात है इमेज बनाएगा, और ये जो इमेज बनाएगा इस तरह से बनाएगा कि इमेज सबसे बड़ी नजर आए। इमेज सबसे बड़ी तब नजर बनेगी जब वो इमेज आई के सबसे नजदीक हो। सबसे नजदीक बेटा कौन सी इमेज हो सकती है जो आई ढंग से देख पाए? तो आप बोलोगे सर वो हो सकती है जो कैपिटल डी डिस्टेंस पे हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे हो। तो यहां से रेज यूं आई, इसके बाद रेज रिफ्रैक्ट होंगी ऐसे, प्यारे बच्चों रेज रिफ्रैक्ट होंगी ऐसे। इन रेज को बड़ा अगर पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करूंगा तो ये सारी के सारी रेज मुझे कहीं ना कहीं से आती हुई दिखाई देंगी बड़ा, कहीं ना कहीं से, अरे बड़ा ये सारी के सारी रेज मुझे कहीं ना कहीं से आती हुई दिखाई देंगी, और दिस विल बी डबल डैश, परपेंडिकुलर खींच दूंगा, दिस कम्स आउट टू बी ए डबल डैश। मेरी आंखों को लगेगा कि फाइनल इमेज यहां पर है, और ये जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? कैपिटल डी। अब इस लेंस के लिए सवाल ये हो गया कि ऑब्जेक्ट कहां रखूं कि इमेज कैपिटल डी पर बन जाए। तो वापस से बेटा इस लेंस के लिए फॉर्मूला लगा देना, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ पता है, v की वैल्यू है -d, तो u आ जाएगा। हो सकता है कि मेरे बच्चे बोल दें कि सर हमने पहले ही सिंपल माइक्रोस्कोप वाले केस में ही याद कर रखा है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखूं कि इमेज डी पे बन जाए। हो सकता है कि मेरे बच्चों को याद भी हो कि इसकी वैल्यू आई थी एफ डी अपॉन एफ प्लस डी। सॉरी बेटा एफ नहीं, इसकी फोकल लेंथ तो एफ ई है, अदरवाइज बेटा तुम 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f वाले फॉर्मूले से भी निकाल लेना। और तो और बेटा इसने कुछ न कुछ एंगल बेटा आपका सबस्टेंड किया होगा। ये वाला एंगल निकालना है, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल निकाल लो, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, दैट इज एच डैश अपॉन दिस डिस्टेंस। ठीक है ना। मैं अगर मुझे मैग्निफिकेशन डिफाइन करनी है तो मैं दो तरीके से मैग्निफिकेशन डिफाइन कर सकता हूं। एक तो ये कि थीटा अपॉन थीटा नॉट, थीटा अपॉन थीटा नॉट, ये थीटा निकालना कितना आसान है, एच डैश अपॉन दिस। एच डैश मुझे लिखना आता है, एच डैश अपॉन एच इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ दिस। थीटा नॉट बेटा मैंने पहले से डिफाइन कर रखा है, उसमें h/d लिखूंगा। इसी मैग्निफिकेशन को एक स्टाइल से और लिख सकते हो कि हमारा ये जो है ना, क्या नाम है इसका, पहले हमारे इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने मैग्निफिकेशन किया, उसका मैग्निफिकेशन तो है ट्रांसवर्स, और फिर ये वाला जो मेरा आई पीस है तो हमारा एक सिंपल माइक्रोस्कोप टाइप बिहेव कर रहा है, इसका कोई ना कोई एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। बेटा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हम लोगों ने याद कर रखा है कितना बेटा, -FO अपॉन 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 u नॉट माइनस एफ नॉट। सही है ना बेटा? तो हाँ, टाइम्स 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 इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन। यार ये तो एंगुलर मैग्निफिकेशन वो वाला हो गया जिसमें इमेज आपके लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे आती है। यार इसका कोई ना कोई फॉर्मूला हुआ करता था, क्या फॉर्मूला था, 1+d अपॉन एफ। एफ नहीं बेटा, इस लेंस की फोकल लेंथ तो एफ ही है। सब लॉजिकल है, सब लॉजिकल है। आराम से लॉजिक से हमारा सारा का सारा काम बन जाएगा। यही नहीं, मैं तो लेंथ ऑफ ट्यूब भी याद कर लूंगा। अब तो लेंथ ऑफ ट्यूब विल बी दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। दिस लेंथ इज ऑफ कोर्स एफ नॉट यू नॉट अपॉन यू नॉट माइनस एफ नॉट प्लस ये वाली लेंथ विल बी एफ ई इंटू डी अपॉन बेटा क्या, एफ ई प्लस डी। कोई बच्चा कह दे कि सर मुझे लॉजिक वॉजिक में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उस बच्चे को बोलूँगा देख मैंने बेटा सारे के सारे फॉर्मूले लिख दिए, तो जो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले उसके अंदर वैल्यूज पटकनी है और खुश रहना है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, कुछ इस बात पे अपन सवाल करते हैं। सवाल सुनना बेटा। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ कम है बड़ा 0.5 सेंटीमीटर। वो एक आई पीस है, उसकी फोकल लेंथ बड़ा 5 सेंटीमीटर। दोनों के बीच जो सेपरेशन है, दोनों लेंसेज के बीच सेपरेशन वो मैंने फिक्स कर रखा है 5 सेंटीमीटर। दो सवाल पूछ रखे हैं। पहला सवाल, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए
ऑब्जेक्ट को मैं लेंस से कितना दूर रखूं, बड़ा इतना सा मेरा सवाल है। चलिए बच्चों, मैंने ऑब्जेक्ट को यहां कहीं किसी डिस्टेंस पर रख दिया u0 पे, तो इस लेंस ने इसकी कहीं ना कहीं ऐसे इमेज बना दी बेटा, ऐसे इमेज बना दी बेटा। लेट्स से दिस इज b डैश, बेटा लेट्स से दिस इज a डैश। ये मेरे पास कोई ना कोई डिस्टेंस आ गई, लेट्स से v। यहां कहीं बेटा आपके पास i है जो देख रही है। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट अगर बोल रखा है तो इसका मतलब मेरी आई पर जो रेज है वो कहां से आनी चाहिए, इन्फिनिटी से आनी चाहिए। इसका मतलब ये जो लेंस है ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी बनाएगा। और इन्फिनिटी तब बनाएगा ना जब इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पड़ी हो, आई पीस की फोकल लेंथ के बराबर 5 सेंटीमीटर पड़ी हो। तो अगर ये वाले डिस्टेंस अगर आपके पास 5 सेंटीमीटर है, टोटल डिस्टेंस आपके पास बड़ा 7 सेंटीमीटर है, तो ये वाले डिस्टेंस मेरे पास कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। हालांकि डायग्राम में 2 सेंटीमीटर बड़ा दिख गया, वो छोटा दिख गया, लेकिन ठीक है, तो मतलब समझ गए। अब तो हो गया सवाल, अब तो हो गया बड़ा सवाल। अब तुम बोलोगे सर चिंता वाली बात ही नहीं है, अब तुम्हारा मामला सेट है। इमेज, इस लेंस के लिए इमेज कहां है पता है, ऑब्जेक्ट कहां है ये पता करना है, फोकल लेंथ पता है, फॉर्मूला मुझे पता है। इस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगे इस तरफ, ये वाले साइड प्लस, वाले साइड माइनस। 1/v माइनस 1/u, u की बड़ा वैल्यू माइनस u0 इज इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ। बड़ा फोकल लेंथ इज 0.5 को बड़ा मैं ऐसे हाफ लिख दूं, मेरे पास आ गया है 1/u0 इज इक्वल्स टू 2 माइनस हाफ, बड़ा दैट कम्स आउट टू बी 3/2। इसका मतलब बड़ा इसको 3/2 पे रखता, सॉरी उल्टा तो क्या नहीं बने, ये बड़ा कितना आ गया 3/2, तो बड़ा u0 की बड़ा मेरे पास वैल्यू आ गई 2/3। सॉरी बेटा, दिस इज 2/3। सर मैग्निफिकेशन क्या होगा, फॉर्मूला लगा दो। अगर कुछ भी करने का विश्वास मतलब मन नहीं हो तो बोल देना कि सर नॉर्मल एडजस्टमेंट है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मैग्निफिकेशन में FO दे रखा है, u0 मैंने निकाल लिया है, F0 दे रखा है, D 25 सेंटीमीटर लूंगा, कुछ नहीं बोल रखा, तो F दे रखा है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, चिल रहो, मस्त रहो, आंसर आ जाएगा। और कोई बच्चा कहते नहीं सर मैं तो बेसिक से करता हूँ, बट अगर बेसिक से करता है तो नेट मैग्निफिकेशन विल बी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इनटू एंगुलर मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन किसका, ऑफ कोर्स हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस का। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, V/u। V है 2 सेंटीमीटर, u है बेटा -2/3 सेंटीमीटर, ये ले बेटा ये तो आ गया -3 टाइम्स एंगुलर मैग्निफिकेशन। इस लेंस का एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा बेटा, एंगुलर मैग्निफिकेशन नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है D/f। D है बेटा 25 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ मेरे पास है 5, बड़ा कुल मिलाकर मेरे पास आंसर आ गया -15। माइनस का तो सिर्फ और सिर्फ ये अर्थ होता है कि ऑब्जेक्ट ऊपर है तो मुझे इमेज फाइनली नीचे नजर आएगी। हो गया बेटा सवाल, बढ़िया सवाल निपटा दिया अपने। इसी का दूसरा पार्ट मुझे फिर से पूछा है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखूं फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, और साथ ही साथ पूछा कि वो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना होगा। दोनों बातें पूछिए, निकाल लेंगे बेटा। हम तो वैसे भी हर चीज बेसिक से कर रहे हैं, हमें कोई लोड ही नहीं है। ये रहा हमारा आई पीस। आई पीस की फोकल लेंथ बेटा मुझे दे रखी है 5 सेंटीमीटर। यहां कहीं बेटा आपका रहा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की बेटा मुझे फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, 2 थी क्या, नहीं सॉरी 0.5। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो तो बेटा आपका 7 सेंटीमीटर ही है। अब देखो इस ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई इमेज बनेगी यहां कहीं, ठीक है ना, ठीक है। ये AB, ये बेटा आपका ऑफ कोर्स B डैश A डैश। इसने जो इमेज बनाई वो इसके लिए ऑब्जेक्ट, इसके लिए ऑब्जेक्ट। अब ये जो लेंस होगा इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां की बना देगा, बेटा दिस इज B डबल डैश, बेटा दिस इज A डबल डैश। और ये जो लेंस है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाले केस में जो इमेज बनाता है बेटा कहां बनाता है, कैपिटल D डिस्टेंस दूर बनाता है। कैपिटल D मतलब बेटा तुम्हारा 25 सेंटीमीटर। कोई टफ काम थोड़ी है। ऑब्जेक्ट को कहां रखूं कि इमेज बेटा -25 पे हो, फॉर्मूला लगा दो 1/v माइनस 1/1/f। लेकिन मैंने तो मेरे बच्चों को याद ही करा रखा है कि ये जो डिस्टेंस होती है बेटा, ये डिस्टेंस होती है FD/f + D। सॉरी बेटा इसकी फोकल लेंथ FE।
बेटा देखना 5 इंटू 25 प्लस बेटा 30, ये लो बेटा, दिस कम्स आउट टू बी 25/6। तो ये VO कितना होना चाहिए बेटा? ये VO ऑफ कोर्स होना चाहिए 7 में से 25/6 को माइनस कर दो, 7 में से 25/6 को माइनस कर दो बेटा, 42 माइनस 25/6। ये हो गया बेटा मेरे पास 17/6, ये मेरे पास 17/6। अब सवाल ये है कि इमेज अगर 17/6 पर तो ऑब्जेक्ट को कहां पर रखूं? तो मैं कहूंगा कि बेटा इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। इमेज की पोजीशन पता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछिए। फॉर्मूला तुम जानते ही हो, 1/v। v कितना है बेटा? 17/6 माइनस 1/u। u की बेटा वैल्यू कितनी है? -u0 इज इक्वल्स टू 1/f। f का वैल्यू 0.5 बेटा मेरे पास आ गया हाफ। मेरे पास आ गया है 1/u0 इज इक्वल्स टू 2 -6/17। बेटा 34 में से अगर 6 गया तो बेटा कितना आ गया? ले बेटा u0 की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है 17/28 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को बेटा यहां पर रख दो, 17/28 सेंटीमीटर पे रख दो। सर मैग्निफिकेशन क्या होगा? बेटा मैग्निफिकेशन होगा, एक तो बड़ा तरीका ये कि ये वाला एंगल थीटा मेजर कर लो, ये एंगल थीटा मेजर कर लो, और वो एंगल थीटा बेटा हमें पता ही है नेकेड आई से कितना होगा, h/d, रेशियो निकाल लो। तो एक तरीका तो ये होगा कि θ/θ0। दूसरा तरीका ये कि इसका तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u। v है 17/6, u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू -17/28 टाइम्स 1 प्लस। अरे बेटा ये तो वो आ गया अपना वो वाला केस जिसके अंदर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पर इमेज बन रही है। उस केस में हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कितना हुआ करता था? 1 + d/f। इसका f बड़ा कितना है? 5 बड़ा, दैट इज -14/3 × 6। -28। नॉर्मल एडजस्टमेंट -15 आ रहा था, अब बड़ा -28 आ रहा है। अच्छी बात है, ज़्यादा ही आ रहा है, आना भी चाहिए। चलिए बच्चों और आगे चलते हैं। हालांकि इस सवाल को करते करते बेटा हम बहुत सारी बातें तो समझ ही गए होंगे ना, कॉन्सेप्ट को और बेटर समझोगे। अब मैं उस मेन सवाल पे आता हूँ जो एक्चुअली जेईई में पूछा जाता है। जेईई में तो सिर्फ मैंने जो पिछला वाला सवाल कराया वो तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपके दिमाग में थ्योरी सेट हो जाए। अदरवाइज जेईई पूछती है कि बताओ मैग्निफिकेशन कितना है और बताओ लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी है, बस इतना पूछती है जेईई। ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ बड़ा 2 सेंटीमीटर, आई पीस बड़ा फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को मैंने 3 सेंटीमीटर पर रख दिया, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के बीच में कहीं मतलब ऑफकोर्स f0 और 2f0 के बीच में। मेरा सवाल है कि फाइंड लेंथ ऑफ ट्यूब एंड मैग्निफिकेशन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए लेंथ ऑफ ट्यूब एंड मैग्निफिकेशन दोनों निकालो। फिर दूसरा सवाल है फाइंड लेंथ एंड मैग्निफिकेशन फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन केस। जो बच्चा कहेगा कि सर मैं तो देखो फॉर्मूले से कर रहा हूं, वो तो सीधा सीधा क्या करेगा कि सर सब दे रखा है, u0 दे रखा है, f0 दे रखा है, f दे रखा है, तो बोलेगा कि सर पहले वाला क्या कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला जो केस था उसमें अगर मुझे लेंथ ऑफ ट्यूब चाहिए सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पटकनी है, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सर इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज पटकनी है, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, लोड ही नहीं है, बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? फॉर्मूले निकाले इसलिए। और कोई बच्चा कहता है सर फॉर्मूला याद नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा कि इस ऑब्जेक्ट के पहले इमेज बनाएगा ऐसे, पहले इमेज बनाएगा ऐसे,
यहां कहीं बेटा आपकी इमेज आएगी, दिस इज योर बी डैश, बेटा दिस कम्स आउट बी ए डैश, इमेज यहां कहीं आएगी। कहां बनेगी? तो आप बोलोगे सर सीधा सा फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u, बेटा u की वैल्यू -3 इज इक्वल्स टू 1/4 फोकल लेंथ, बेटा फोकल लेंथ है 2, मेरे पास आ गया 1/v इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/3, 6 बेटा मेरे पास एलसीएम आ गया, दैट इज ऑफ कोर्स 3 माइनस 2, बेटा v की वैल्यू मेरे पास आ गई +6। इमेज जो बनेगी बेटा कहाँ बनेगी? 6 सेंटीमीटर बनेगी। और अगर इसकी हाइट अगर h है तो ऑफ कोर्स इसकी हाइट 2h है। नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में तुम लोग जानते हो कि इस लेंस ने जो इमेज बनाई है वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए फोकस पे 5 सेंटीमीटर पे, तभी तो जो रेज होंगी बेटा वो रेज ऐसे पैरेलल हो जाएंगी, और हमारी जो आई होगी बेटा वो बिल्कुल रिलैक्स स्टेट के अंदर रहेगी। लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी होगी? लेंथ ऑफ ट्यूब आप लोगों ने चेक कर ली होगी 11 सेंटीमीटर। सर फोकल लेंथ क्या होगी? सर मैग्निफिकेशन क्या होगा? बेटा मैग्निफिकेशन ऑफ कोर्स इसका मैग्निफिकेशन बेटा सब लोगों ने नोटिस कर लिया होगा, -2 आएगा, v/u, v है 6, u है -3, टाइम्स 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 नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन इज d/f। ले बेटा मैग्निफिकेशन मेरे पास आ गया -10, सिर्फ 10 भी लिख सकते हो बेटा -10, और अगर आपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की होती आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आता। रख के देख लें बेटा सेम आएगा। ठीक है बच्चों, इसी में दूसरा सवाल यही कर दूं। दूसरा सवाल, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाले केस में क्या होगा? अरे भाई मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाले केस में इस ऑब्जेक्ट की इमेज तो ही बनेगी, ऑब्जेक्ट तो वहीं पड़ा है, इमेज तो वहीं बनेगी। बस मैं क्या करूंगा कि इन दोनों के बीच में जो लेंथ है उसको एडजस्ट कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। इस बार इस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर होनी चाहिए? इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट वहां होनी चाहिए जहां पर ये लेंस इमेज बना देगा 25 पे। हमने याद ही कर रखा है, ये डिस्टेंस मेरे पास आएगी d/d+fe, बेटा कितना? 25/6। इस केस में कोई मुझसे पूछेगा कि लेंथ ऑफ ट्यूब क्या है, मैं बड़े आराम से जवाब दूंगा कि लेंथ ऑफ ट्यूब होगा बेटा 6 सेंटीमीटर प्लस 25/6, but that comes out with 36 plus 25/6, 61/6 सेंटीमीटर। सर इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा? बेटा मैग्निफिकेशन ओनली इसका मैग्निफिकेशन वो तो -2 ही है, इसका मैग्निफिकेशन ऑफ कोर्स बेटा 1 प्लस d/fe, बेटा कितना है 5, बेटा दैट कम्स आउट में -12। ये मैग्निफिकेशन -10, बेटा मैग्निफिकेशन -12। सिंपल, कोई बहुत बड़ा टास्क था ही नहीं बेटा। तो फॉर्मूले से करते हैं बेटा तब भी आपका आंसर यही आते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम लोग बहुत दूर की जो ऑब्जेक्ट है उसको देखेंगे। जैसे मान लीजिए बेटा किसी स्टार को देख रहे हैं, मून को देख रहे हैं, सन को देख रहे हैं, किसी प्लैनेट को देख रहे हैं, और उस केस में अगेन बेटा हम 2 कॉन्वेक्स लेंसेज, आई मीन बेटा ऐसे लेंसेज जिनकी फोकल लेंथ पॉजिटिव हो। और आप जानते हो बेटा एयर के अंदर फोकल लेंथ पॉजिटिव बेटा कॉन्वेक्स लेंसेज की होती है। अगेन बेटा जो एक लेंस होगा उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे, और एक आई के पास जो लेंस होगा उसको हम आई पीस कहेंगे। इस बार उल्टा होगा, जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ भी हाई होगी और उसका अपर्चर भी ज़्यादा होगा, और जो हमारा आई पीस है उसकी फोकल लेंथ छोटी होगी और फोकल लेंथ भी छोटी होगी और उसका अपर्चर भी छोटा होगा। अपर्चर मतलब बेटा जितना एरिया रिफ्लेक्शन के या रिफ्रैक्शन के लिए अवेलेबल है उसको अपर्चर बोलते हैं। यहाँ पर ना मैग्निफिकेशन में एक हल्का सा, एक मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन में एक हल्का सा चेंज होगा। जैसे मान लीजिए बेटा कि आपके पास ये नेकेड आई है और कोई प्लेनेट है, वो यहाँ से बेटा लेट से आपकी आंखों से काफ़ी दूर है, ये रहा वो प्लेनेट, ठीक है, ए बी, और इस प्लेनेट ने आपके आंखों पर जो एंगल सबस्टेंड कर रखा है, लेट से बेटा वो एंगल सबस्टेंड कर रखा है अल्फा, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बाद सेम प्लेनेट जो है वो आप पर एंगल इंसिडेंट कर रहा है बीटा।
तो हम कह देंगे कि मैग्नीफिकेशन इज सिंपली बीटा अपॉन अल्फा। इस बार वो वाला केस नहीं लेंगे कि यार ऑब्जेक्ट को उठाकर आई के जितना नज़दीक लाना हो ले आओ, क्योंकि अब हम बात किसकी कर रहे हैं, प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं। तो या प्लैनेट्स को हम नज़दीक तो ला नहीं सकते, प्लैनेट्स की बेटा डिस्टेंस तो हमसे फिक्स ही है, हम हल्का फुल्का 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर ऊपर भी चले गए तब भी ऑब्वियस बात है कि बेटा वो डिस्टेंस तो मोर और लेस उतनी रहेगी, एंगल तो उतना ही रहेगा। तो ऐसा नहीं कि हम प्लैनेट को नज़दीक ले आएँ और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे रखते हैं, वो वाला केस ही खत्म हो गया। तो नेकेड आई पर जो एंगल सब्सटेंड किया है वो अल्फा किया है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के बाद जो एंगल सब्सटेंड हुआ है आई पर बेटा वो बीटा है। तो उस केस में मैग्नीफिकेशन बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा क्या है, इट इज एंगल सबस्टेंडेड विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और बीटा क्या है, बीटा इज एंगल सबस्टेंडेड विथ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बस इस बार बड़ा वो वाला केस खत्म कर दिया कि ऑब्जेक्ट को पहले लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पर लेकर आओ, इतना सा काम है। चलिए बच्चों सोचते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी बेटा मैं 2 केसेस ले रहा हूँ, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट और बेटा दूसरा आपका ऑफ कोर्स मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। आराम से इत्मीनान से सुनिएगा। सबसे पहली बात बेटा, आपके पास एक प्लेनेट है, लेट्स से ए बी, ठीक है, और ये आपकी नेकेड आई पर लेट्स से बेटा एंगल सबस्टेंड कर रहा है अल्फा, ठीक है, नेकेड आई पर एंगल सबस्टेंड कर रहा है अल्फा। अब देखते हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करने पर क्या होता है। ये रहा बेटा आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज योर टेलीस्कोप। ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ये रहा बेटा आपका आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर बड़ा है, फोकल लेंथ भी बड़ी है, इसका अपर्चर छोटा है। इसका मैंने बड़ा अपर्चर बड़ा इसलिए रखा है, अपर्चर मतलब बड़ा जो उसका जो सरफेस है उन्होंने बड़ा इसलिए रखा है क्योंकि इस बार बड़ा लाइट काफ़ी दूर से आ रही है, तो लाइट की इंटेंसिटी वैसे ही कम होगी। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन्स हमारी इस सरफेस पर गिरे, तो फोटोन्स ज़्यादा सरफेस पर गिरेंगे बट तभी तो जो फाइनल इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी बढ़िया होगी। तो मैंने जानबूझकर इसका एरिया थोड़ा सा ज़्यादा लिया कि ज़्यादा फोटोन्स गिरे। अदरवाइज बड़ा आपका जो मून है, सन है, या फिर आपके जो प्लैनेट्स हैं वो काफ़ी दूर है, उनके बहुत कम फोटोन्स यहाँ पर पहुँचेंगे, सन के तो फिर ही पहुँच जाएंगे, बाकी को और कम पहुँचेंगे। तो उस केस में हम चाहते हैं कि ज़्यादा फोटोन्स गिरें, तो हमने क्या कर दिया कि इस ऑब्जेक्टिव लेंस की जो अपर्चर थोड़ी ज़्यादा यूज़ कर ली। अगर मैं ये अरेंजमेंट यूज़ नहीं करता हूँ तो हमारी आंखों पर एंगल सबस्टेंड किया, कितना किया है, अल्फा। अब आराम से सुनना बेटा, इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर आपका ये रहा बड़ा वो प्लैनेट या बड़ा स्टार, उसने हमारी आंख पर एंगल सबस्टेंड किया है अल्फा। तो ऑब्वियस बात है कि उसने हमारे इस ऑब्जेक्टिव लेंस पर भी कितना एंगल सबस्टेंड किया होगा, अल्फा। उसने हमारे इस ऑब्जेक्टिव लेंस पर भी एंगल सबस्टेंड किया होगा अल्फा, विदाउट एनी डाउट। जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर पड़ी होती है उसकी इमेज बेटा कहाँ बनती है, उसकी इमेज बनती है बेटा सेकंड फोकस पे, तो इसकी इमेज इधर कहीं बन जाएगी, इसकी इमेज मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कहीं बन जाएगी। दिस इज बी डैश, बेटा दिस कम्स आउट टू बी ए डैश, दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट टू बी अल्फा, और ये जो डिस्टेंस आएगी मेरे प्यारे वाले बच्चों, दिस डिस्टेंस इज ऑफ कोर्स एफ। इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट थी और ये इमेज थी, लेकिन यही रे चलते 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 आगे जाकर बड़ा हमारे इस आई पीस पर भी गिर गई, आई पीस पर भी गिर गई। और आई पीस पर बड़ा जैसे ये रे गिरी, मैं चाहता हूं कि ये आई पीस जो है, ये वाला जो लेंस है, ये इस तरह से इमेज बनाए कि इसके जस्ट पीछे जो हमारी आई है वो बिल्कुल रिलैक्स्ड रहे, वो स्ट्रेस फ्री रहे। तो वो बड़ा स्ट्रेस फ्री तब रहेगी, वो स्ट्रेस फ्री तब रहेगी जब ये लेंस इमेज बनाए इन्फिनिटी पे। ये लेंस इमेज बनाएगा इन्फिनिटी पे तब जब ऑब्जेक्ट जो है बड़ा वो इसके फोकस पर पड़ी हो। तो ये बड़ा डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, एफ। ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, एफ। तो जैसे ही रिफ्रैक्शन वगैरह होगा उसके बाद बड़ा ये रे यूं आएगी,
इस रे को बड़ा अगर मैं पीछे की तरफ ले जाऊंगा तो इमेज बड़ा मुझे अगेन बहुत दूर नजर आएगी बेटा। दिस इज योर बी डबल डैश, दिस कम्स आउट योर ए डबल डैश, और हमारी आंखें बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहेंगी, बिल्कुल चिल टाइप्स रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो एंगल सबस्टेंड किया है बेटा, दिस एंगल विल बी बीटा। ऑब्जेक्ट ने जो एंगल सबस्टेंड किया है हमारी आंख पर या लेंस पर बेटा, वो है अल्फा, और फाइनल इमेज ने हमारी आंख पर जो एंगल सबस्टेंड किया है बेटा, वो कितना किया है? बीटा। मुझे निकालना है मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। अब बेटा मजे की बात ये है, इतना बड़ा हम लोगों को पहले से पता है कि ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है दोनों सिमिलर है। तो दोनों अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो चाहे इस फाइनल इमेज ने एंगल सबस्टेंड किया हो या फिर इस ए डैश बी डैश ने एंगल सबस्टेंड किया हो, एक ही बात है। मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि बीटा इज ए डैश बी डैश अपॉन ये वाले डिस्टेंस बेटा कितनी? एफ ई। अल्फा इज एंगल सबस्टेंडेड बाय दैट प्लैनेट और बड़ा स्टार जो भी है बेटा, दैट विल बी ए बी अपॉन बेटा योर डिस्टेंस। उसी अल्फा को मैं एक तरीके से बोल सकता हूं कि ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है दोनों तो सिमिलर है, तो सेम अल्फा को मैं लिख सकता हूं ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ, दैट इज ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। और कुल मिलाकर मेरे पास मैग्निफिकेशन आ गया बेटा कितना? एफ ओ अपॉन एफ ए। एक माइनस साइन मैंने और लगा दिया जानबूझ के बेटा, वो इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर है और बेटा फाइनल इमेज मुझे किधर नजर आ रही है? नीचे नजर आ रही है। तो मेरे पास मैग्निफिकेशन के सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही अगर मैं बात करूं तो आप बेटा सिर्फ और सिर्फ एफ ओ अपॉन एफ ही लिख सकते हो, और अगर साइन के साथ अगर लिखना चाहो तो आप कह सकते हो कि मैग्निफिकेशन विल बी माइनस ऑफ एफ ओ अपॉन एफ। यही नहीं बेटा, मुझे तो लेंथ ऑफ ट्यूब भी पता है कि इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी है बेटा। इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब बेटा मेरे पास है एफ ओ प्लस एफ। जो भी मेरा समझदार बच्चा होगा ना वो कहेगा कि सर ये तो हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी आसान हो गया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो मुझे ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण इमेज निकालनी पड़ती थी, यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट हमेशा इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज हमेशा एफ ओ पे बनेगी। मुझे इस बार वो ये वाला जो वी नॉट था वो तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, मेरा तो टाइम बच गया। बेटा बिल्कुल सही बात है। लेंथ ऑफ ट्यूब आ गया बेटा एफ ओ प्लस एफ ई, और बड़ा मैग्निफिकेशन आ गया एफ ओ अपॉन एफ ई। बेटा मैंने ऐसे भी कहा था कि आई पीस की फोकल लेंथ होनी चाहिए कम। क्यों कम होनी चाहिए? आई पीस की फोकल लेंथ कम होगी और ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी बड़ा, तभी तो आपका मैग्निफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। हम चाहते हैं कि मैग्निफिकेशन आए ज़्यादा से ज़्यादा, तो एफ ओ बड़ा एफ ई छोटा। समझ गए बेटा? ऐसी हम एक थ्योरी और डेवलप कर लेते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से बन जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। अगेन बेटा दोनों लेंसेज के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, और ये मेरे पास कैपिटल एल है। इस आई पीस के जस्ट पीछे बेटा आपका ये आई है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, अरे बेटा ऑब्जेक्ट तो फिक्स ही है। ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है? अरे भाई ऑब्जेक्ट तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि ए बी ऑब्जेक्ट है, और कहाँ पड़ा है? इन्फिनिटी पर पड़ा है। जो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट पड़ा है उसकी इमेज, ये जो अपना क्या नाम बेटा लेंस है, यहां कहीं बनाएगा। हमें लोड ही नहीं इस बात में, बड़ा दिस कम्स आउट टू बी बी डैश, बड़ा दिस कम्स आउट टू बी ए डैश। हमें इसमें लोड ही नहीं है, हम तो जानते हैं कि ये डिस्टेंस बड़ा कितनी आएगी? एफ ओ आएगी। अब इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और इमेज ऐसी जगह बनानी है कि हमारी जो आई है वो इस टाइम पर थोड़ी स्ट्रेस्ड हो। स्ट्रेस्ड इसलिए क्योंकि इस बार आपका मैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा है। हमारी आई बड़ा स्ट्रेस्ड है, इसका हमारी आई के लिए ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है? हमारी आई के लिए बड़ा ऑब्जेक्ट पड़ा है कहां पर? कहां पर? कहां पर? कहां पर? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पर। तो इस लेंस से रिफ्रैक्शन होगा ऐसे, और इस रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनेगी प्यारे बच्चों, वो यहां कहीं बन जाएगी। दिस विल बी द फाइनल इमेज, बड़ा दिस इज योर बी डबल डैश, बड़ा दिस कम्स आउट टू बी ए डबल डैश। और ये जो फाइनल इमेज बनी बेटा हमारी आंख से कितनी दूर बनी? बेटा आंख से डिस्टेंस मान लो या लेंस से मान लो, एक ही बात है, डी डिस्टेंस पे। अब
वैसे हमें ढंग से करना चाहो तो बेटा कैसे करना चाहिए, लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखूं कि इमेज -d पर बने। लेकिन मेरे बच्चे बोलेंगे सर अपन तो याद ही कर रखा है, ये वाली जो डिस्टेंस है हम लोगों ने याद ही कर रखी है, दिस डिस्टेंस इज FD अपॉन F+D। सॉरी बेटा FE। ये हमारे पास बेटा एक तरह से हमारी फाइनल इमेज है। ये जो फाइनल इमेज है ये ऐसे आएगी, दिस एंगल विल बी योर थीटा। सॉरी बेटा, दिस एंगल विल बी योर बीटा। अगेन मुझसे पूछे कि लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगी, मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ ट्यूब होगी दिस प्लस दिस, दैट इज FO प्लस FE इंटू D अपॉन FE प्लस D। सर मैग्निफिकेशन क्या होगी बेटा, मैग्निफिकेशन होगी बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा मैं जानता हूं कि इस प्लेनेट ने हमारी आंखों पर कितना एंगल सब्सटेंड किया है, हमारी आंख पर जो एंगल सब्सटेंड किया वो अल्फा, तो ये भी अल्फा। इस अल्फा को लिख सकता हूं AB अपॉन बेटा ये डिस्टेंस, या फिर A' B' अपॉन ये डिस्टेंस, दैट इज A' B' अपॉन F। बीटा को कैसे लिखूं बेटा, बीटा को लिखने के लिए दिस A' B' अपॉन कैपिटल D, या फिर बेटा A' B' अपॉन ये डिस्टेंस। एक ही बात बेटा, क्योंकि ये जो आपका छोटा वाला ट्रायंगल है और ये आपका जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, दोनों बेटा क्या है, सिमिलर। हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट वाला ट्रायंगल और ये इमेज वाला ट्रायंगल दोनों हमेशा सिमिलर होते हैं। आप कह सकते दिस इज A' B' अपॉन ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है FE इंटू D डिवाइड बाई FE प्लस D। A' B' आपके पास हो गया कैंसिल और मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई बेटा, क्या वैल्यू आ गई बेटा, F0 इंटू FE प्लस D अपॉन लो बेटा, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, दैट इज F0 अपॉन FE इंटू बेटा 1 प्लस FE अपॉन D। माइनस लगाना चाहो माइनस भी लगा सकते हो, अदरवाइज ठीक है, परफेक्ट सही है। लेंथ ऑफ ट्यूब बेटा हम पहले से लिख चुके हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज इस बात पर बेटा एक दो सवाल करते हैं। पहला सवाल बेटा दो पार्ट है, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बेटा दे रखी है 200, आईपीएस की दे रखी है बेटा कितनी 5 सेंटीमीटर। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्निफिकेशन कितना होगा और लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी होगी। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए लेंथ की वैल्यू तुम लोग जानते हो बेटा, दैट बी F0 प्लस FE, तो लेंथ ऑफ ट्यूब विल बी 205 सेंटीमीटर। रही बात बेटा मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन इज ऑब्वियसली बेटा दैट इज FO अपॉन FE, दैट कम्स आउट टू बी 40x। 40x लिख दो बेटा, सिर्फ 40 लिख दो, एक ही बात। कई जगह -40 भी लिखा आता है, उससे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला। दूसरा मुझसे पूछा है कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाले केस में लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगी और मैग्निफिकेशन कितना होगा। लेंथ ऑफ ट्यूब बेटा आपके पास होगी FO प्लस FE इंटू D अपॉन FE प्लस D। FO 200 सेंटीमीटर प्लस, लॉजिक हम जानते हैं, बेटा फॉर्मूला याद कर रहे हैं तो लगा देते हैं, FE इंटू D upon FE plus D, that is 200 plus 25/6 सेंटीमीटर। ये आपकी लेंथ आ जाएगी।
मैग्नीफिकेशन कितना होगा बेटा, मैग्नीफिकेशन होगा FO अपॉन FE इंटू 1 प्लस FE अपॉन T। FO अपॉन FE बड़ा हो गया 40 इंटू 1 प्लस FE अपॉन T। FE बड़ा दैट इज 40 इंटू बड़ा 30/25, बड़ा 30/25 इज ऑफ कोर्स 6/5, बड़ा दैट कम्स आउट बी 48 या 48x लिख दो, एक ही बात है बेटा, उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप अक्सर क्रिकेट मैचेस वगैरह को देखने के लिए, किसी स्पोर्ट्स के इवेंट वगैरह को देखने के लिए काम आता है, और उसमें हम ऑब्वियस बात है बेटा, देख तो दूर की चीज़ रहे, लेकिन हम चाहेंगे ये कि वो इरेक्ट नज़र आए। क्रिकेट के मैच को हम ऑफकोर्स उल्टा नहीं देखना चाहेंगे, तो ऐसे केस में हम चाहेंगे कि मैग्नीफिकेशन इसका पॉजिटिव। बहुत ज़्यादा ये डिफरेंट नहीं है, ये हमारा जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था एक तरह से उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। वही आपके बेटा दो लेंस तो ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस ही रहेंगे, बीच में एक एक्स्ट्रा लेंस और लगा देंगे। इस बीच वाले लेंस का काम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीफिकेशन को पॉजिटिव करना है, और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जैसे मैं एक बार है ना इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस करके दिखा दूँ। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर इस केस में नॉर्मल एडजस्टमेंट कैसे होगा, तो करके दिखा दो। अगेन बड़ा जो ऑब्जेक्ट होगी वो काफ़ी दूर होगी, इट विल बी लाइक दिस। जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होगा बड़ा वो इमेज बनाएगा, कहाँ बनाएगा, वो इमेज बनाएगा, बड़ा ऑब्वियस बात है अपने फोकस पे, यहाँ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे बड़ा, वो तो इमेज बड़ा कहाँ बनाएगा, फोकस पे, तो इमेज बनेगी यहाँ पे। ये डिस्टेंस आपके पास बड़ा ऑफ कोर्स आएगा FO। इसने लोग जो भी इमेज बनाई है बड़ा वो इस तरह से इन्वर्टेड बनाई है, इट्स ओके। अब इस लेंस ने जो इमेज बनाई है वो इस बीच वाले लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। आप ये कोशिश करना कि ये जो डिस्टेंस है ये 2F के बराबर हो। पता नहीं बड़ा आपको याद है या नहीं, ऑब्जेक्ट अगर -2F पे होती है तो उसकी इमेज जो होती है बड़ा वो +2F पे होती है, उसकी जो इमेज होती है बड़ा वो +2F पे होती है, और आपका मैग्नीफिकेशन -1 आता है। मैंने आपको बड़ा सिखा रखी वाली चीज़। तो इस लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद बड़ा मामला कुछ ऐसा हो जाएगा। ये जो लेंस है ये इमेज बनाएगा यहाँ पे, ये जो लेंस है ये इमेज बनाएगा यहाँ पे, सॉरी ये जो लेंस है बड़ा ये इमेज बनाएगा यहाँ पे, ऐसे ऐसे यहाँ। जो हाइट इसकी वही हाइट इसकी, ये हाइट चेंज नहीं करेगा, बस इसने क्या कर दिया, इरेक्ट कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट तो इस आई पीस के, अरे सॉरी बेटा ये आई पीस है, इसकी फोकल लेंथ FE, इस आई पीस के जस्ट इधर आई है, वो चाहेगा कि इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी पे। इमेज अगर इन्फिनिटी बने तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा होना चाहिए, इस FE डिस्टेंस पर। तो रेज जो होंगी वो रिफ्रैक्ट होने के बाद यूँ चली जाएंगी ऐसे, और ये रेज को मैं बेटा खींचूंगा खींचूंगा खींचूंगा, इमेज बेटा कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट भी ऊपर था और इमेज भी आपकी ऊपर ही बन रही है। इस केस में कोई मुझसे पूछ ले कि सर व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्यूब, तो बड़े आराम से बोल दूंगा कि लेंथ ऑफ ट्यूब विल बी ऑफ कोर्स FO प्लस 4 टाइम्स बीच वाले लेंस की फोकल लेंथ प्लस ये आपका FE। और कोई मुझसे पूछ ले कि मैग्नीफिकेशन क्या होगा, तो बड़ा मैग्नीफिकेशन भी इसका मैग्नीफिकेशन इंटू इसका मैग्नीफिकेशन इंटू इसका मैग्नीफिकेशन। इसका मैग्नीफिकेशन आप देख रहे हो बेटा एक एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा किसका, -1 का। तो वैसे जो मैग्नीफिकेशन हुआ करता था वो -FO अपॉन FE हुआ करता था, यहाँ पर आपका हो जाएगा FO अपॉन FE, वो माइनस साइन हटा देना, बस सिंपल, कोई लोड ही नहीं है इसमें। समझ गए, कोई अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वही सेम फॉर्मूला है। बच्चे वाले से हम तो याद ही यही किया था, हमने माइनस वाले के साथ याद ही नहीं किया था। चलो और अच्छी बात है, ठीक।
इसी तरह से कोई क्या देख के सर इसमें भी क्या हम मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन वाला केस भी देख सकते हैं? बेटा बिल्कुल देख सकते हैं। वैसे सेम सी ही कहानी आएगी, कोई डिफरेंट नहीं आएगी। अगर मुझे मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन देखना है, सारी बेटा कहानी मोर और लेस बेटा सेम ही होगी। सुनना, आपके पास बेटा ये ऑब्जेक्टिव लेंस, इसके बाद बेटा आपका एक बीच वाला लेंस, फिर आपका ऑफ कोर्स आई पीस। ये आपका आई पीस, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्ट जो है वो काफी दूर है। ऑब्जेक्ट अगर काफी दूर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, इसकी इमेज जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस जो है कहाँ बनाएगा? आप बोलोगे सर ये तो ऑब्वियस बात है कि अपने फोकस से बनाएगा, तो इसकी इमेज बनेगी बेटा यहाँ कहीं। दिस डिस्टेंस विल बी एफ। इस बीच वाले लेंस की बेटा फोकल लेंथ एक बार के लिए एफ मान लेता हूँ, ये गिवन रहेगी आपको। कोशिश ये करना कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाएगी वो इस बीच वाले लेंस के 2f पर हो। अगर ये 2f पर होगी तो रिफ्लेक्शन के जस्ट बाद रिफ्रैक्शन के जस्ट बाद इमेज +2f पे आ जाएगी, ऐसे। साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इस लेंस के जस्ट इधर बड़ा हमारी आंख है, हम चाहते हैं कि हमारी आंख पे बड़ा मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन आए। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन वाले केस में ये जो लेंस होता है, ये ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूं कि ये लेंस इमेज डी पर बना दे? तो आप बोलोगे सर हमने याद ही कर रखा है, ये वाला जो डिस्टेंस है हमने याद ही कर रखा है। दिस डिस्टेंस इज ऑफ कोर्स एफ डी अपॉन एफ प्लस डी। तो ये लेंस जो है रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज है बड़ा वो यहाँ कहीं बना देगा, ऐसे। ये फाइनल इमेज बड़ा कितने डिस्टेंस पे होगी? आई से डी डिस्टेंस दूर होगी। अगेन कोई मुझसे पूछ ले कि सर लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी होगी? बड़ा लेंथ ऑफ ट्यूब विल बी दिस एफ ओ प्लस 4 टाइम्स ऑफ एफ प्लस बड़ा ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज एफ ई इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस डी। सर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा? वही होगा बेटा, ठीक है, बस उसमें से माइनस हटा देना। हालांकि हमने माइनस का याद किया भी नहीं था, लेकिन अगर आपने माइनस का याद कर भी रखा है तो उस माइनस को हटा देना। मैग्नीफिकेशन का वही फॉर्मूला, दैट इज एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये आपका मैग्नीफिकेशन। तो आपका जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ बड़ा मैग्नीफिकेशन को पॉजिटिव करने का काम कर रहा है, और कोई बड़ा बहुत बड़ा काम उसका है नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। ऐसे बेटा एक छोटी सी बात और है, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम क्या करेंगे, अलग से बड़ा वापस से कुछ पढ़ने, एस्ट्रोनॉमी बड़ा गैलीलियन टेलीस्कोप, इसमें हमें कुछ खास अलग से काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप इतना याद रखें ना कि जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होगा वो तो वैसा का वैसा ही होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस तो वैसा का वैसा ही होगा। जो आई पीस होगा वो हम नेगेटिव फोकल लेंथ वाला रखेंगे। जो आई पीस होगा उसकी फोकल लेंथ बेटा आपके पास ऐसे नेगेटिव होगी, मतलब डाइवर्जिंग लेंस यूज़ कर लेंगे। बाकी सारी कहानी बेटा बिल्कुल वैसे की वैसी रहेगी, आपको कुछ अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बेटा तुम वापस से भी लगा देना। कौन सा? बेटा नॉर्मल एडजस्टमेंट वापस से तो मैग्नीफिकेशन का वही फॉर्मूला लगा देना। कौन सा? माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। अब एफ ई खुद ही नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या रहेगा? पॉजिटिव। कई जगह बेटा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये भी लिखा जाता है कि मैग्नीफिकेशन इज एफ ओ अपॉन मॉड ऑफ एफ ई। वो एक ही बात है बेटा, मैग्नीफिकेशन को पॉजिटिव करने के। इसी तरह से कोई मुझसे पूछ ले कि सर लेंथ ऑफ द ट्यूब कितनी होनी चाहिए, बेटा दोनों लेंसेज के बीच सेपरेशन कितना होना चाहिए, तो मैं तो कहूँगा कि तो बेटा लेंथ ऑफ ट्यूब का वही वाला फॉर्मूला याद रखना कि एफ ओ प्लस एफ ई, और मस्त रहे। बस मनी मन ये देखना कि एफ ई की जो वैल्यू बेटा वो क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव है। कई बच्चे इसको ऐसे याद रखते हैं कि सर एफ नॉट माइनस एफ ई का मैग्नीट्यूड। बेटा कई बुक्स में ऐसा लिखा रहता है, मैंने लिख दिया है। वो एक ही बात है, ऐसे याद कर लो, ऐसे याद रख लो, एक ही बात है, कोई बड़ा बहुत बड़ा फर्क इसमें नहीं पड़ना, कोई इससे कोई खास इतना इश्यूज क्रिएट नहीं होते। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बेटा अगला चैप्टर, दैट इज
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या फिर बेटा एनएलएम। एनएलएम अपने आप में एक बहुत ही फंडामेंटल काइंड ऑफ टॉपिक है। व्हेन आई से फंडामेंटल आई मीन दैट कि न्यूटन्स लॉ की एप्लीकेशन लगभग हर चैप्टर के अंदर है। F इज इक्वल्स टू एम ए की एप्लीकेशन, फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या कर सकता है, इस बात की एप्लीकेशन लगभग हर चैप्टर के अंदर किसी न किसी सवाल की फॉर्म में होती है, अगर ऑप्टिक्स को छोड़ दें तो। इसीलिए अपने ऑप्टिक्स थोड़ा पहले ही पढ़ लिया। तो अब ऐसा मान के चल सकते हैं कि ना ये एक फंडामेंटल टॉपिक है। अच्छा एक बात और, सिर्फ और सिर्फ न्यूटन्स लॉ के सवाल भी जेईई के अंदर पूछे जाते हैं और बाकी चैप्टर्स के अंदर जो सवाल है उनको करने के लिए भी न्यूटन्स लॉ में ढंग से आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपको बोर नहीं करेंगे। सबसे पहले जो बड़ा बेसिक बात है वो आप लोग जानते हैं कि फोर्स जो है वो अपने आप में किसी प्रकार का एक पुश और पुल है। किसी चीज़ को खींचना या बड़ा धक्का देना, बड़ा वो हमारा फोर्स है। फोर्स कर क्या सकता है? फोर्स जो है वो किसी बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है और उसके मोशन को चेंज कर सकता है। कैन चेंज मोशन, जो भी मोशन है उसको चेंज कर सकता है। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे मान लो कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट और उसके पास वेलोसिटी है सामने की तरफ। अगर मैं उसको सामने की तरफ पुश करूं, मतलब सामने की तरफ अगर फोर्स लगाऊं, तो ऑफ कोर्स बड़ा वो उस वेलोसिटी को बढ़ा सकता है कि नहीं। अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, इसके पास बड़ा वेलोसिटी है सामने की तरफ और मैं पीछे की तरफ उसे पुल करूं, खींचूं, मतलब फोर्स लग गया पीछे की तरफ, तो उस केस में ऑफ कोर्स बड़ा इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ये वाला फोर्स घटा सकता है। अगर मान लो कि आपके पास ये पार्टिकल है, इस पर वेलोसिटी है इस तरफ और मैंने फोर्स लगा दिया ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने जो फोर्स लगाया है वो भले ही इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज ना करे, लेकिन डायरेक्शन को चेंज करने की जिम्मेदारी रखता है। तो ये डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ये डायरेक्शन चेंज कर सकता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये कोई पार्टिकल है, इसके पास वेलोसिटी है इस तरफ और फोर्स है इस तरफ। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ F cos थीटा, वो जिम्मेदार होगा इसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए, और इधर की तरफ मेरे पास आएगा एक F sin थीटा, वो जिम्मेदार होगा इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। तो इन एनी केस आई कैन से दैट कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, भले उसका मैग्नीट्यूड हो, भले ही उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन हो। फोर्स के बारे में बड़ा मैं कुछ 2-4 बातें बोलना चाहूँगा, हालांकि हम उनको धीरे धीरे भी देख लेंगे। फोर्स जैसा कि आपने नोटिस किया इसके पास बड़ा डायरेक्शन होती है, इसलिए ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो यूनिट है बड़ा दैट इज केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसको हम बड़ा न्यूटन भी कहते हैं, एक न्यूटन भी कह सकते हो आप इसको। इसको अगर एसआई यूनिट में अगर कन्वर्ट करना हो तो आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं कहूं कि बड़ा 1 न्यूटन इज बेसिकली 1 kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। 1 kg इज ऑफ कोर्स 10 raised to power 3 grams। 1 मीटर इज 10 raised to power 2 सेंटीमीटर अपॉन बड़ा सेकेंड का स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी 10 raised to power 5 times ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसको आप बड़ा डायन भी कह सकते हो, बड़ा इसको डायन्स भी कह सकते हो। तो 1 न्यूटन जो बड़ा 10 raised to power 5 डायन्स के बराबर है। ठीक, अगर मैं कहूँ इसके डायमेंशन क्या होगी तो आप बोलोगे सर केजी के लिए तो हम लिख सकते हैं मास, मीटर बड़ा ऑफ कोर्स आपके पास लेंथ, सेकेंड स्क्वायर बड़ा क्या हो गया टाइम का स्क्वायर, ऊपर गया तो टी की पावर -2। आपके पास बड़ा ये फोर्स की डायमेंशन है। फोर्स क्या क्या कर सकता है, हम लोगों को एक बेसिक आइडिया तो है बेटा कि फोर्स एग्जैक्टली क्या क्या कर सकता है। नेचर के अंदर कुल मिलाकर 4 तरह के बेसिक फोर्सेस हैं। पहला बड़ा आपके पास ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑफ कोर्स बड़ा बाय वर्च्यू ऑफ मासेस। दूसरा बड़ा आपके पास
electromagnetic forces. Electromagnetic forces are of course by virtue of charge. Third one is beta weak nuclear force, and fourth one is beta strong nuclear force. इसमें से ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की डिटेल्स जो है वो तो हमारे सिलेबस में है, पूरे के पूरे बड़ा चैप्टर इन पर बेस्ड है, इनको हम आराम से डिटेल में देखेंगे। वीक न्यूक्लियर फोर्स और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है बड़ा हमारे सिलेबस में है नहीं। हालांकि हम जो हमारे न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है वो हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स वाले चैप्टर में हल्की फुल्की है, लेकिन एग्जैक्टली फोर्स का जो फॉर्मूला है और फोर्स के जो भी मतलब उसके जो इफेक्ट्स वगैरह हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक। लेकिन उस फोर्स से जो एनर्जी आती है उसका एक रफ आइडिया हमें 12th क्लास तक के सिलेबस में लेना पड़ता है। ये दो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो हैं ये हमारे लिए थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप ऐसा मान के चल सकते हो कि हमारे इस चैप्टर में जितने भी फोर्सेज होंगे या तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होंगे या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा अक्सर आपका mg रहेगा, बाकी सारे आपके जो फोर्सेस हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज ही रहेंगे। जैसे मैं एक बार के लिए हल्का सा बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक बात बोलता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑफ कोर्स फोर्स बाय वर्च्यू ऑफ मास, और ज़्यादा काम का जो है हमारे लिए वो बड़ा ये है कि अर्थ हमें जो पुल करती है ना, मुझे उस फोर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे मान लो कि बड़ा ये आपके पास अर्थ है, अर्थ का जो रेडियस है बड़ा वो कैपिटल R है, इसका मास बड़ा कैपिटल M है, अच्छा खासा बड़ा है। अर्थ की सरफेस के पास में अगर कोई m मास की कोई ऑब्जेक्ट है जो सरफेस से लेट से बड़ा x डिस्टेंस दूर है, तो ये जो अर्थ है ये इसको बड़ा किसी न किसी ग्रेविटेशनल फोर्स से पुल करेगी। उस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बट दैट इज g टाइम्स मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ पार्टिकल अपॉन अर्थ के सेंटर से दूरी। बड़ा अर्थ के सेंटर से दूरी आपके पास आएगी r+x का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। रेडियस ऑफ अर्थ लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास होता है। 6400 किलोमीटर के सामने ये जो x है ये नेग्लिजिबल सा ही होता है, और हमारे पास कुल मिलाकर जो फोर्स आता है बड़ा उसकी वैल्यू आती है Gm_m/r² अप्रोक्सीमेटली। मैंने बड़ा r+x को r ही लिख दिया। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब अर्थ हमेशा हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी और जिस फोर्स से खींचेगी बट दैट फोर्स इज Gm_m/r²। नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स है अंदर की तरफ तो इस पार्टिकल के पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा, ऐसे अंदर की तरफ। एक्सेलरेशन जो आएगा उसको हम चाहे तो g लिख सकते हैं। बड़ा इस g की जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। रफली बड़ा हम इसे मोस्टली सवालों के अंदर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, या बड़ा इसे तुम 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हो, या बड़ा इसे तुम पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हो। ये कुल मिलाकर अर्थ ने हमें जिस फोर्स से बड़ा अपनी तरफ खींचा है इसको आप एक तरह से वेट भी कह सकते हो। आप इसे एक तरह से वेट भी कह सकते हो, ठीक है। ये बड़ा आपका फोर्स है। हमारे काम का तो सिर्फ और सिर्फ यही है। तो सर क्या हम भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्या? जैसे मान लो दो इंसान है, वो भी बड़ा एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे Gm_m अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, लेकिन g की वैल्यू इतनी छोटी होती है 10⁻⁻11 के ऑर्डर में होती है कि वो वाला फोर्स नेग्लिजिबल आता है। अर्थ वाला फोर्स अच्छा खासा इसलिए है क्योंकि अर्थ का मास बड़ा था, ठीक है। अदरवाइज जो बड़ा छोटे छोटे मासेस होंगे बेटा उनकी अगर बात करें तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो नेग्लिजिबल से ही आता है। तो हमारे लिए कंसिडरेबल ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ वही है जिस फोर्स से अर्थ ने हम लोगों को पुल किया है। उसके अलावा और कोई हमें ग्रेविटेशनल फोर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज बाकी जितने फोर्स बचे वो मान के चलना कि आपके सारे के सारे जो फोर्सेस हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बड़ा वो बाय वर्च्यू ऑफ मास है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो है बड़ा दे आर बाय वर्च्यू ऑफ चार्ज। ये सारे के सारे चार्ज के कारण है। मैं से कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, जैसे नॉर्मल फोर्स। जब भी कोई दो बॉडीज आपस में टच कर रही होंगी
तो वो दोनों बॉडीज एक दूसरे को पुश कर सकती हैं। जो एक दूसरे को पुशिंग फोर्स है बड़ा, वो फोर्स जो है वो दोनों बॉडीज जो टच कर रही हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स आपस में टच हैं वो एक दूसरे पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वगैरह लगा रहे होंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर ऑफ कोर्स बाय वर्च्यू ऑफ द चार्ज ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स, और उनके कारण कोई ना कोई फोर्स आएगा। नॉर्मल फोर्स बड़ा तब लगेगा जब बॉडीज एक दूसरे को टच कर रही होंगी, और ये वाला जो फोर्स होगा ये कभी भी पुलिंग फोर्स नहीं होगा, बट ये हमेशा पुशिंग फोर्स होगा। और ये जो नॉर्मल फोर्स है इसका नाम नॉर्मल पड़ा इसलिए क्योंकि ये हमेशा जो भी दोनों बॉडीज के बीच की जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, जो कॉमन सरफेस है उसके हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। तो कह सकते हो कि इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग कॉमन नॉर्मल। जो दोनों बॉडीज कांटेक्ट में उनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग लगेगा। सर कैसे, बड़ा समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बड़ा मान लो कि आपके पास ये कोई सरफेस है इस सरफेस के ऊपर मैंने कोई ऐसे m मास की ऑब्जेक्ट रख दी, ये m मास का ब्लॉक रख दिया। ये m मास का जो ब्लॉक है जिस सरफेस पर पड़ा है ये एक तरह से आपकी कॉमन सरफेस है, ये एक तरह से आपकी कॉमन सरफेस है। अब इस m मास के ब्लॉक को अर्थ अपनी तरफ पुल करेगी। अर्थ जिस फोर्स से पुल करेगी हम जानते हैं बड़ा, दैट फोर्स इज ऑफ कोर्स mg। अर्थ अगर पुल करेगी तो ये m मास जाना चाहेगा नीचे, लेकिन इसे नीचे वाले जो सरफेस है वो जाने नहीं देगी। तो नीचे वाले सरफेस इसको पुश करेगी ऊपर की तरफ। तो नीचे वाली सरफेस इसको किसी न किसी फोर्स से ऊपर की तरफ पुश करेगी। दिस इज पुश बाई, मैं ग्राउंड बोल दूं बेटा उसको, पुश बाई ग्राउंड। ये जो भी बड़ा पुश लगाया है ग्राउंड ने ऐसे, ये हमेशा जो आपके कॉमन सरफेस है ना उसके परपेंडिकुलर लगेगा। अच्छा मजे की बात एक और है कि अगर ग्राउंड ने ब्लॉक को ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स से पुश किया है तो ब्लॉक भी ग्राउंड को नीचे की तरफ नॉर्मल फोर्स से ही पुश करेगा। लेकिन ये जो फोर्स है ये हमेशा कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगेगा। जैसे चलो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। ये बड़ा मान लो आपके पास कॉमन सरफेस और इसके ऊपर मैंने ऐसे कोई स्फेरिकल बॉल रख दी, ऐसे मैंने ऐसे कोई स्फेरिकल बॉल रख दी ऐसे। ये स्फेरिकल बॉल का लेट से बड़ा आपका सेंटर है। तो इस m मास की बॉल को सबसे पहले अर्थ पुल करेगा नीचे की तरफ। अर्थ जिस फोर्स से पुल करेगा बड़ा, दैट फोर्स विल बी ऑफ कोर्स mg, बड़ा दैट फोर्स विल बी mg। उसके कारण ये बॉल जाना चाहेगी नीचे, लेकिन नीचे वाली सरफेस इसको जाने नहीं देगी। तो नीचे वाली सरफेस इसको जाने नहीं देगी और इस बॉल को पुश करेगी ऊपर की तरफ। नीचे वाली सरफेस इस बॉल को पुश करेगी ऊपर की तरफ। ये फोर्स नॉर्मल है। किसके नॉर्मल है? जो कॉमन सरफेस थी उसके परपेंडिकुलर है। बॉल के भी परपेंडिकुलर है और जो बड़ा नीचे वाली जो सरफेस है उसके भी परपेंडिकुलर है। और तुम जानते हो बड़ा किसी भी स्फीयर पर, किसी भी स्फीयर के लिए ये जो नीचे वाली सरफेस है ये टेंजेंट की तरह काम कर रही है, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइन होती है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा कहां से गुजरेगी? इस तरह के स्फीयर के सेंटर से गुजरेगी। तो ये वाली बात याद ही रखना बेटा, जब भी इस तरह का स्फीयर वगैरह हो तो नॉर्मल बेटा हमेशा क्या करना, उस स्फीयर से इस तरह से टच कराते हुए भेजना। अच्छा एक बात और बोल देता हूं मैं, है ना, बाद में बार बार बड़ा कहाँ बोलता रहूँगा। मान लो बड़ा ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई रॉड पड़ी है ऐसे, कोई रॉड पड़ी है ऐसे, ठीक है। जब रॉड पड़ी है ऐसे तो उस रॉड पर अब ऑफ कोर्स बड़ा ये रॉड आना चाहिए नीचे की तरफ। तो ये जो आपका सरफेस है ये इसको पुश करेगा ऊपर की तरफ। जो फोर्स होगा ना वो ऐसे लगेगा, रॉड पर ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगेगा ऐसे। ये नॉर्मल फोर्स जो होगा ना वो इस दीवार के परपेंडिकुलर होगा ऐसे, दीवार के परपेंडिकुलर होगा ऐसे। इसी तरह से मान लो कि ऐसे वर्टिकल दीवार है ऐसे, तो ये वर्टिकल दीवार जो होगी, हो सकता है कि बेटा वर्टिकल दीवार भी रॉड को पुश करे। अब रॉड को जो पुश करेगी तो ऐसे करेगी, जो पुश करेगी उस फोर्स को मैंने बोल दिया एन डैश। ये फोर्स हमेशा क्या होगा? ऐसे दीवार के परपेंडिकुलर होगा, कभी भी पुल करने वाला नहीं होगा, पुश करने वाला होगा। दीवार रॉड को पुश कर रही है, ग्राउंड दीवार को पुश कर रहा है। फोर्स कैसे? दीवार की और सरफेस के परपेंडिकुलर है।
हाँ, रॉड जो है वो भी नीचे वाले सरफेस को पुश कर रही है। अगर मैं नीचे वाले सरफेस की अगर मान लो कि डायग्राम बनाऊंगा तो बोलूंगा कि हाँ भाई इस रॉड ने नीचे की तरफ पुश किया है। अगर इस दीवार का डायग्राम बनाऊंगा तो मैं कहूंगा कि हाँ भैया इस रॉड ने दीवार को इधर की तरफ पुश किया है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल फोर्स है। जिस तरह से बड़ा आपका नॉर्मल फोर्स है वैसे आपकी टेंशन भी है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं एक बार के लिए टेंशन इन स्प्रिंग। सबसे आसान तो बड़ा यही है सोचना, टेंशन इन स्प्रिंग। सुनो बच्चों, जैसे मान लो बड़ा आपके पास टेंशन जो है, सॉरी जो स्प्रिंग है वो आपकी नेचुरल लेंथ पे है, ऐसे स्प्रिंग जो है वो अपनी नेचुरल लेंथ पे है। अगर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है तो स्प्रिंग जो है वो किसी को भी ना तो पुल करेगी ना पुश करेगी, मतलब किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगाएगी। स्प्रिंग के केस में जो फोर्स लगता है उसको हम टेंशन बोलते हैं। मैं बोल दूंगा कि टेंशन की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, मान लो कि इस स्प्रिंग को मैंने कोई एक्सटेंशन दे दिया x। जैसे ही मैंने इस स्प्रिंग को एक्सटेंशन दे दिया x, ये स्प्रिंग अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आना चाहेगी। तो स्प्रिंग क्या करेगी कि मान लो आपने हाथ से खींच कर इसको बाहर ले गए, तो आपके हाथ को, मान लो बेटा आपका हाथ यहां पर है, तो आपके हाथ को अंदर की तरफ खींचेगी, अंदर की तरफ पुल करेगी। इस पुल को बड़ा हम क्या बोल देंगे, टेंशन। और इसकी जो वैल्यू होगी बड़ा ये होगी सम कांस्टेंट इनटू एक्स। मतलब जितना ज्यादा आपका एक्सटेंशन है ये वाला फोर्स उतना ही ज्यादा है। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ को पुल कर रही है, ये जो दीवार है इसको भी अपनी तरफ पुल कर रही है और इसको पुल कर रही है, उसको बेटा हम टेंशन बोल सकते हैं। और उस पुल की जो वैल्यू होगी बेटा वो भी कितनी होगी, kx। के बेटा कोई ना कोई कांस्टेंट है जिसका हम नाम निकाल देंगे कि दिस k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ये उस स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है। अलग अलग स्प्रिंग के k की वैल्यू अलग अलग होगी और हम बल्कि k की बड़ा यूनिट बोल सकते हैं कि k की जो यूनिट होगी बड़ा चेक करना क्या होगी k की यूनिट। टेंशन तो फोर्स है तो वो तो हो गया न्यूटन, x बड़ा ऑफ कोर्स एक्सटेंशन है वो हो गया मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। तो यूनिट आप कह सकते हो कि इसकी न्यूटन पर मीटर, ऐसे यूनिट हो। अच्छा, स्प्रिंग को अगर मैंने नेचुरल लेंथ से अगर कंप्रेस कर दिया होता, अगर मैंने इस तरह से स्प्रिंग को x का कंप्रेशन दे दिया होता, तो अगेन स्प्रिंग चाहती क्या है, अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर दोगे, स्प्रिंग चाहती है कि भाई मैं तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाऊं, मैं तो नेचुरल लेंथ पे आ जाऊं। तो इसलिए स्प्रिंग जो होगी, अगर आपने इसको हाथ से पकड़ के पुश किया है तो आपके हाथ को स्प्रिंग बाहर की तरफ धक्का देगी। धक्का देगी मतलब पुश करेगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ को धक्का देगी, ये जो आपकी बेटा दीवार है इसको भी बाहर की तरफ धक्का देगी। अब दीवार मूव करे ना करे वो दीवार की मर्जी है, लेकिन स्प्रिंग का काम तो है पुश करना। अब दीवार मूव करेगी नहीं करेगी वो डिपेंड करता है दीवार पे, है कि नहीं। इस दीवार की जगह ब्लॉक होता तो पुश हो जाता, दीवार है तो नहीं हो रही, वो उसका इनर्शिया है, वो उसका इनर्शिया, वो अलग बात है। और इस पुश को अगेन मैं टेंशन बोल सकता हूं और इस टेंशन की जो वैल्यू होगी बेटा वो अगेन k इंटू एक्स होगी। के बड़ा आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स बड़ा ये आपका जो एक्सटेंशन या कंप्रेशन है जो भी है वही है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि स्प्रिंग जो है वो पुल भी कर सकती है एज वेल एज पुश भी कर सकती है, पुल और पुश दोनों कर सकती है। और खास बात बेटा इसके अंदर ये है कि जो भी आपका ये पुल और पुश होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका एक्सटेंशन या कंप्रेशन होगा। जो भी आपका एक्सटेंशन या कंप्रेशन है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, अच्छी सी बात है, कोई बहुत भारी बात बेटा थी नहीं। इसी तरह से टेंशन इन रॉड, बेटा जो रॉड है ना वो पुश और पुल दोनों कर सकती है। जैसे मैं ऐसा एग्जांपल दूं, हालांकि इतना डिटेल में मैं ना बताऊं तब भी काम चल जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास ही कोई छत है और छत से मैंने इस तरह से कोई रॉड बांध रखी है, रॉड बांध रखी है और रॉड को मैंने ऐसे m मास के ब्लॉक से लटका रखा है। अब ये जो m मास का जो ब्लॉक है ये जाना चाहेगा नीचे। क्यों जाना चाहेगा, क्योंकि इसको अर्थ पुल कर रही है, किस फोर्स से, mg से। जैसे ही ये ब्लॉक जाना चाहेगा नीचे वैसे ही ये जो रॉड है, जिस रॉड से m मास का ब्लॉक बंधा हुआ है, ये रॉड इसको ऊपर की तरफ पुल करेगी। जिस फोर्स से पुल करेगी मैं उसको बोल दूंगा टेंशन, उसको बोल दूंगा टेंशन। तो रॉड ने ऊपर की तरफ इसको किया है पुल, रॉड ने किया पुल। इसी की बजाय अगर मान लो बेटा, मान लो ये रहा ग्राउंड,
और ये रही बेटा आपकी रॉड, ये रही रॉड, और रॉड को हमने ऐसे एम मास के ब्लॉक से बांध रखा है। अब ये एम मास का ब्लॉक आना चाहेगा नीचे। अरे भाई क्यों आना चाहेगा नीचे? इस पर एम जी लग रहा है बेटा नीचे की तरफ, अर्थ पुल कर रही है यूं, लेकिन जैसे ये आना चाहेगा यूं, ये रॉड कहेगी नहीं भाई तू नीचे मत आ, तो रॉड जो है ये उसको ऊपर की तरफ पुश कर देगी, और जिस फोर्स से पुश कर देगी उसको बोल दूंगा टेंशन इन द रॉड। तो रॉड कैन पुल एज वेल एज पुश, रॉड पुल भी कर सकती है, पुश भी कर सकती है। मैं कह सकता हूं कि रॉड कैन पुल एज वेल एज पुश, और रॉड ये जो पुल और पुश कर रही है इसको हम नाम दे देंगे टेंशन, ठीक है। हालांकि कोई बच्चा बोल दे कि सर ये जो पुश किया इसको नॉर्मल बोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने बड़ा इसको टेंशन बोल दो, नॉर्मल बोल दो, उस बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें क्या बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि रॉड पुल भी कर सकती है और पुश भी कर सकती है। अच्छा जरा सोचो, रस्सी होती तो क्या होता, अगर ये रॉड में होती और स्ट्रिंग होती, स्ट्रिंग के साथ एम मास का ब्लॉक बांध दिया होता, तो इस एम मास के ब्लॉक को अर्थ पुल करती नीचे की तरफ, जैसे अर्थ पुल करती नीचे की तरफ, आपकी रस्सी तन जाती। रस्सी का तनना मतलब रस्सी का टाइट होना या टाउट होना, बेटा टाउट शब्द भी याद कर लेना, टाउट मतलब बेटा रस्सी का तनना। जैसे रस्सी तनती, पूरी रस्सी में टेंशन आती और रस्सी एम मास के ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींच लेती, तो रस्सी पुल कर लेती। लेकिन जरा सोचो कि एम मास के ब्लॉक को इस तरह से मैं रस्सी के साथ लटका देता और नीचे से बांध देता, और फिर मैं इस एम मास के ब्लॉक को छोड़ दूं, जैसे छोड़ दूंगा एम मास का ब्लॉक धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि रस्सी जो है वो स्लैक हो जाती और रस्सी ऊपर की तरफ पुश नहीं कर सकती। तो स्ट्रिंग जो है वो भी टेंशन लगाती है, लेकिन रस्सी सिर्फ और सिर्फ पुल कर सकती है, पुश नहीं कर सकती, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, मैं रस्सी लेकर एम मास का ब्लॉक पीछे लटका दिया और खींचूंगा तो एम मास का ब्लॉक बड़ा रस्सी से खींच लूंगा, लेकिन रस्सी से मैंने एम मास का ब्लॉक लेके पुश करने की कोशिश की तो रस्सी स्लैक हो जाएगी। तो स्ट्रिंग कैन ओनली पुल, कैन नॉट पुश। आप कहना चाहो तो कह सकते हो बेटा, स्ट्रिंग कैन ओनली पुल, कैन नॉट पुश। रस्सी कभी भी पुश नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ पुल करेगी बस। टेंशन इन द रॉड भी बेटा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ऐसे बेटा आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। मैं उसकी इतनी ज़्यादा डिटेल्स एक बार डिस्कस नहीं कर रहा, उसको हम बाद में कर लेंगे, अलग से ही हेडिंग डाल के। फ्रिक्शन अपन को पढ़ना तो है ही यार, है ना, तो उसे बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। मैं सबसे पहले न्यूटन्स लॉज पे आता हूं बड़ा, फिर अपन सवालों पे आएंगे, हम ये थ्योरी वाला काम निपटा लेते हैं। पहला जो लॉ है बड़ा वो है इनर्शिया का। ये कहता है कि यार किसी बॉडी पर अगर आप कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो वो बॉडी, मैं इसे लिख नहीं रहा बेटा, ठीक है, अगर आप किसी बॉडी पर अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो वो बॉडी अपना यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी। व्हेन ऐसे यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी, इट मींस दैट कांस्टेंट वेलोसिटीज है, विदाउट चेंजिंग द स्पीड, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, इट विल कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग अंटिल यू अप्लाई सम फोर्स एट इट। उसका मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए, उसकी स्पीड चेंज करने के लिए या उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको फोर्स चाहिए, और अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से लगातार मूव करती जाएगी बेटा। दिस इज नोन एज इनर्शिया। सो बेटा दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। हालांकि इसमें एक टर्म और है इनर्शिया। इनर्शिया इज बेसिकली, इस चैप्टर में आप ऐसा कह सकते हो कि इनर्शिया इज बेसिकली मास। सर इनर्शिया है क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसको अगर आप फोर्स लगाकर चेंज करोगे तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा रेजिस्ट करेगा अपने मोशन में चेंज को। जितना ज्यादा इनर्शिया होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एक छोटे से एम मास की बॉडी है, ये रेस्ट पे है, एक कैपिटल एम मास की बड़ी बॉडी है, इस पर मैंने कोई फोर्स लगाया और इस पर मैंने कोई फोर्स लगाया, दोनों शुरुआत में रेस्ट पे थे, थोड़ी देर में बेटा इसमें ही मोशन आ जाएगा, थोड़ी देर में इसमें ही मोशन आ जाएगा, लेकिन ये बॉडीज जो है ये मोशन में आने में रेजिस्ट करेंगी, और मुझे पता है कि ये भारी वाली जो बॉडी है ये ज्यादा रेजिस्ट करेंगी, और मोशन में ज्यादा बेटर चेंज किसमें हो पाएगा, इसमें बेटर चेंज हो पाएगा और इसमें कम चेंज हो पाएगा। सेम फोर्स पे इस पर मैं 10 न्यूटन फोर्स लगाऊं और इस पर मैं 10 न्यूटन फोर्स लगाऊं, ऑफ कोर्स वो 10 न्यूटन फोर्स इसमें इसके मोशन में ज्यादा चेंज ला देगा और इसके मोशन में कम चेंज ला देगा।
सेम फोर्स इसमें, इसके मोशन में ज्यादा चेंज ला सकता है, इसके मोशन में कम चेंज ला सकता है, जस्ट बिकॉज कि इसके पास मास ज्यादा है, इसके पास अपने मोशन में जो चेंज करना है उसको ये ज्यादा अपोज करता है, एंड दैट अपोजिशन इज नोन एज इनर्शिया, एंड दैट अपोजिशन इज, दिस इनर्शिया इज बेसिकली मास इन दिस चैप्टर। आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि इनर्शिया जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका मास ज्यादा होगा उसके मोशन के चेंज को करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसका उल्टा भी सही बड़ा, मान लो एक एम मास, छोटे एम मास की ऑब्जेक्ट है, वो इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है, और एक भारी ऑब्जेक्ट है कैपिटल एम मास की, वो भी इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है। मान लो साइकिल आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से और ट्रक आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, मुझे दोनों को रोकना है, मैंने फोर्स लगाया इस पर इधर की तरफ, उतना ही फोर्स मैंने लगाया इस पर इधर की तरफ। किसको रोकना आसान है? ऑफ कोर्स इसको रोकना आसान है, और इसको रोकना उतना ही मुश्किल है। उसको रोकना तो बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? सेम फोर्स लगा रहे हो और इसके मोशन में तुम उतना चेंज नहीं कर पा रहे जितना इसमें कर पा रहे हो। सेम फोर्स इज बिहेविंग डिफरेंटली विथ टू ऑब्जेक्ट, जस्ट बिकॉज कि इसके मोशन को चेंज करना ज्यादा मुश्किल इसलिए क्योंकि रजिस्ट तो दोनों कर रहे हैं। मोशन ये भी चाहता है कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से चलता रहूं, ये भी चाहता है कि मैं 10 मीटर पर सेकंड चलता रहूं, लेकिन इसकी ज्यादा चलेगी। क्यों? क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा, इसका मास ज्यादा। तो मोशन में चेंज तो होगा, लेकिन इसमें मोशन में चेंज ज्यादा होगा, इसमें मोशन में चेंज कम होगा। और ये मोशन में जो चेंज है इसको अपोज करेगा, इसको हम इनर्शिया बोलेंगे। और इनर्शिया आप ऐसा कह सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, बल्कि आप इस चैप्टर में तो कह सकते हो कि इनर्शिया बेसिकली मास ही है। जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम। सिंपल सी बात है बेटा। अगर मैं सेकेंड लॉ की बात करूं, सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ क्या कहता है? सुनना बेटा, मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट के पास कोई मोमेंटम है। बेटा मोमेंटम कोई बहुत भारी वर्ड तो है नहीं, मोमेंटम इज सिंपली मास इनटू वेलोसिटी। तो सेकेंड लॉ ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स लगाओगे तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, एंड फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज होने की जो दर है, जो रेट है बेटा, वही आपका फोर्स है। तो आप कह सकते हो कि फोर्स इज बेसिकली डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम इज बड़ा ऑफ कोर्स मास इनटू वेलोसिटी। बड़ा इसको डिफरेंशिएट कर दो, मास को बाहर निकाल लिया इनटू वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, प्लस बड़ा वेलोसिटी को बाहर निकाल लिया मल्टीप्लाई में मास का डिफरेंशिएशन। हम जानते हैं कि अक्सर हमारा जो मास होता है बेटा वो तो कांस्टेंट ही होता है, और अगर मास कांस्टेंट होगा तो डीएम बाई डी तो जीरो हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक टर्म बचेगी बेटा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू डीवी बाई डी। बेटा दिस डी बाई डी इज ऑल्सो नोन एज, मेरे प्यारे बच्चों, क्या? एक्सेलरेशन। सो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो है वो एक तरीके से हमारे इस फर्स्ट लॉ का, सॉरी सेकेंड लॉ का रिजल्ट है। सेकेंड लॉ क्या है कि फोर्स अप्लाइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और उससे मेरे पास रिजल्ट आ गया एफ इज इक्वल्स टू एम ए। मास हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए जिस तरफ फोर्स होगा उसी तरफ एक्सेलरेशन होगा। सर कहना क्या चाहते हो? बड़ा ये कहना चाहता हूं कि मैं ऐसा लिख सकता हूं कि फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मुझे वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन पता हो तो मैं कह सकता हूं कि फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स पता हो तो मैं कह सकता हूं कि फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स पता हो तो मैं कह सकता हूं कि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। अगर मुझे इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग फोर्स पता हो तो मैं इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। किस तरफ? इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग। तो जिस भी डायरेक्शन में आपको फोर्सेस पता हो, आप उस डायरेक्शन के अंदर ऐसे एफ इज इक्वल्स टू एम ए लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। बड़ा नेक्स्ट वन, थर्ड लॉ। बड़ा थर्ड लॉ तो हर बच्चे को याद होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन there is equal and
अपोजिट रिएक्शन। सर कहने का मतलब मैंने किसी ऑब्जेक्ट पर अगर 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो वो ऑब्जेक्ट भी मुझ पर 10 न्यूटन फोर्स लगाएगी। मैंने अगर ईस्ट लगाया तो उसने मेरे ऊपर वेस्ट में लगाया होगा, बस। ये अगर मेरे पास कोई ए ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास अगर कोई बी ऑब्जेक्ट है, अगर बी ने ए पर फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो ए भी बी पर फोर्स लगाएगा। दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑफ बी ऑन ए। They will have equal magnitude and opposite direction। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्शन अपोजिट होगी। यही नहीं बेटा, दो खास बातें और हैं। हमेशा आपके जो एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे ना, वो सेम बॉडी पर नहीं लगेंगे, हमेशा अलग बॉडी पे लगेंगे। अगर आपने कभी एक्शन रिएक्शन अगर सेम बॉडी पे लगा दिए तो गलत बात हो रही है। ठीक, action reaction will always act on different bodies, अलग अलग बॉडीज पे लगेंगे। और तो और एक्शन रिएक्शन का नेचर जो होगा वो सेम होगा। मतलब अगर इसने इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया तो ये भी इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगाएगी। अगर इसने इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाया तो ये भी इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही लगाएगी। अगर ये इस पर न्यूक्लियर फोर्स लगाएगी तो ये भी उस पर न्यूक्लियर फोर्स लगाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इसने इस पर ग्रेविटेशन लगा दियो, इसने इस पर न्यूक्लियर लगा दियो। ना ना, ये जो भी आपका एक्शन रिएक्शन पेयर है, दीज फोर्सेस should be of same nature। बड़ा when I say same nature, I mean that कि दोनों बड़ा सेम टाइप ऑफ फोर्स होने चाहिए, सेम टाइप ऑफ फोर्स होने चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ होंगे इस बात को, है ना। आप बड़ा अब तक काम करना, जियो की जो शीट है उसको जब जब टाइम मिले आप उसको निपटा लेना। कल से बड़ा अपन लोग न्यूटन्स लॉ वगैरह ढंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज मैंने ऐसे ही हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया, जो थ्योरी वाला पोर्शन है बड़ा मैंने हल्का सा बताया। आप के लिए होमवर्क बेटा वही है कि आप जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की एसेंशियल शीट है उसे जल्द से जल्द निपटाओ। ठीक है, अच्छा।